हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के टाइम में सासों को अपनी एक बहू के साथ रहना मुश्किल हो जाता है। वही ममता अपनी 5 बहुएं, बड़ी बहू पूनम, छोटी बहू आरती, तीसरी बहू राधिका, चौथी बहू प्रीति और 5वीं बहू कविता के साथ रहती थी। लेकिन पांचों बहुओं में बहुत अंतर था। उसकी 3 बहुएं पूनम, आरती, प्रीति फिर भी ठीक थी, जो कि गर्भवती होते हुए भी घर के सारे काम करती थी। लेकिन उसकी तीसरी बहू राधिका और 5वीं बहू कविता तो काम को देखकर ऐसे दूर भागती थी जिसे भूत देख लिया हो। कुछ समय बीतता है, तभी एक दिन ममता अपने कमरे से नीचे आते हुए देखती है कि उसकी बड़ी बहू पूनम, जो कि 8 महीने की गर्भवती होते हुए भी किचन में खड़ी खाना बना रही थी। वहीं उसकी 5वीं बहू कविता सोफे पर बैठी नेल पेंट लगा रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है, क्या बात है बहू, शर्म लिहाज तो लगता है अपने मायके ही छोड़ कर आई है ना? गई कविता आज तू। हिटलर ने तुझे सुबह सुबह ही देख लिया बैठे हुए। अब इनका भाषण शुरू। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? तुझे बड़ों का लिहाज है या नहीं? माँ जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तेरे सामने तेरी बड़ी भाभी बेचारी, जो कि गर्भवती है, फिर भी इतनी गर्मी में खड़ी होकर खाना बना रही है, और एक तू है कि सुबह सुबह आराम से बैठकर नेल पेंट लगा रही है। जाने दीजिए ना माँ जी, कोई नहीं, छोटी सी बात है। बहू, यही बोल बोल कर तुम ही लोगों ने इसे और कामचोर बना दिया है। पहले से ही ये क्या कम कामचोर है जो इसे बना रही हो? कोई बात नहीं माँ जी, जब सिर पर आफत आन पड़ेगी ना तो सब सीख जाएगी। बहू, और कब सिर पर पड़ेगा तेरे? जैसे तुम इस घर की बहू हो वैसे ही ये भी है। माँ जी, मैंने थोड़ी ना कहा था भाभी को खाना बनाने के लिए, वो तो खुद ही बना रही थी। बड़ी बहू इसलिए बना रही थी क्योंकि उसे पता है अभी सब नाश्ते के लिए आ रहे होंगे, जो कि तुझे तो दिखाई ही नहीं दे रहा, ना ही समझ में आता है, इसलिए नाश्ता बनाने के टाइम पर तू बैठी है नेल पेंट लगाने। ममता अपनी 5वीं बहू कविता को उसके कामचोरी के चलते सुना ही रही थी कि तभी उसकी आवाज सुनकर उसकी बाकी बहुएं और बड़ा बेटा प्रतीक वहां आकर अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, आप क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रही हैं? बेटा तो क्या करूँ, जब घर में कोई कामचोर बहू आ जाती है तो ऐसा ही होता है। जाने दीजिए माँ, इनकी आपस की बात है, देख लेंगी ये सब, आप दुखी ना हो। जेठ जी सही कह रहे हैं माँ जी, जब आपको इनकी आदतों का पता है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? माँ जी आप शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी तो मेरा इन दोनों कामचोर बहुओं ने बढ़ा रखा है। ना जाने कहाँ बैठी थी दोनों, जो मेरे बेटों के पल्ले बन गई। मेरे कर्म तीसरी और 5वीं बहू लाने में ही खराब हो गए थे लगता है, जो ये दोनों एक से बढ़कर एक कामचोर बहू मेरे घर में आ टपकी है। माँ जी, मैंने क्या किया है? राधिका, अब तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? माँ जी तुम्हें थोड़ी ना बोल रही हैं। भाभी, माँ जी कविता के साथ मुझे भी बोल रही है। हाँ, बोल रही हूँ क्योंकि तेरी देवरानी को नेल पेंट लगाने से फुर्सत नहीं है और तुझे सोने से, इसलिए सुबह हुए इतना समय हो गया है, लेकिन तेरे मुंह पर अभी तक पानी नहीं पड़ा। माँ जी, भाभी नहीं नहाई, लेकिन मैंने नहा लिया, इसमें तो मैं कामचोर नहीं हूँ ना? चुप कर, तूने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया या काम में अपनी भाभीयों का हाथ बटा दिया? माँ जी, वो रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सुबह जल्दी आँख नहीं खुली। बहू, सीधे सीधे बोलना कि तू इसलिए नहीं नहाई कि तुझे कोई काम ना करना पड़े। काम चोरी में तो तू अपनी देवरानी की भी माँ है। इसको कैसे पता चल गया? सासू माँ तो सच में चालाक है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आखिरी बार तुम सबको समझा रही हूँ, सभी लोग एक साथ मिलकर काम किया करो, और तुम दोनों अपनी काम चोरी छोड़ इन तीनों की मदद किया करो। बेचारी तीनों ही गर्भवती हैं। पूनम 8 महीने से, आरती 5 महीने से और बेचारी प्रीति 3 महीने से, तो इनका खास ख्याल रखना है। जी माँ जी। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ राधिका और कविता की कामचोरियां भी बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन ममता किसी काम से बाहर गई होती है और पूनम को रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक जाना होता है। तभी वो अपनी देवरानी राधिका को बुलाकर कहती है, राधिका, आज सुबह से पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है और रूटीन चेकअप की डेट भी है।
तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी मेरा चेकअप करवाने के लिए? भाभी अभी इस टाइम? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? भाभी बाहर कितनी गर्मी है और मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था। राधिका, मैं प्रीति या आरती से नहीं कह सकती हूँ, वो खुद इस हालत में नहीं है और कविता भी कुछ ना कुछ कर रही होगी, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला। अगर मना कर दिया तो बात मेरी सासू माँ तक चली जाएगी। ठीक है भाभी, चलिए। इतना कहकर दोनों क्लिनिक जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों क्लिनिक पहुंच जाते हैं और पूनम का चेकअप शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद जब पूनम बाहर आती है तो देखती है कि राधिका वहाँ नहीं है। वो जैसे तैसे अकेले घर पहुँचती है और घर आते ही अचानक चक्कर खाकर गिरने वाली होती है कि तभी उसकी सास ममता उसे संभालते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना बहू, जब तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे से बाहर आने की क्या जरूरत थी? तुम पसीने से क्यों भीगी हुई हो? माँ जी, वो मैं चेकअप के लिए गई थी, बस अभी घर पहुँची हूँ। क्या चेकअप के लिए, वो भी अकेले? माँ जी, गई तो मैं राधिका के साथ थी, मुझे समय लग गया, शायद वो चली आई हो। हे भगवान बहू, तूने उस कामचोर लड़की को क्यों बोला साथ में चलने के लिए? मुझे बता देती। माँ जी, और कोई था ही नहीं जाने वाला, आप बाहर गई थी। कोई बात नहीं बहू, आगे से जब भी तुझे चेकअप के लिए जाना हो तो पहले ही मुझे बता दियो, मैं चलूंगी तेरे साथ। उन कामचोरों को बोलने की जरूरत नहीं है। ममता इतना कहकर पूनम को उसके कमरे में लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन राधिका और कविता के कामचोरी की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। हमेशा बस वो काम से बचने का बहाना ही ढूंढती। ऐसे ही थोड़ा समय और निकलता है। तभी एक दिन शाम के समय पांचों बहुएं हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी प्रीति कविता से कहती है, कविता प्लीज छत से जाकर कपड़े ले आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या भाभी, मेरा छत पर जाने का मन नहीं है, इतना अच्छा सीरियल चल रहा है मेरा। कविता, इतनी कामचोरी ठीक नहीं है, कितना टाइम लगेगा, कपड़े लेकर आओ जल्दी से। क्या भाभी, माँ जी कम है क्या हमें कामचोर बोलने के लिए, जो आप लोग भी शुरू हो गई। माँ जी गलत क्या बोल रही हैं? सही तो बोल रही हैं, तुम दोनों जरूरत से ज्यादा ही कामचोर हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसलिए बोला, क्योंकि कपड़े भी माँ जी के ही हैं। वो आते ही पूछने लगती, लेकिन छोड़िए मैं ही ले आती हूँ। इतना कहकर प्रीति कपड़े लाने के लिए छत पर जा ही रही होती है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो जोर से चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गिरती है। उसकी आवाज सुन के सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तभी उसकी सास ममता उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर ममता के पास आता है और कहता है, सॉरी ममता जी, हम आपकी बहू के बच्चे को नहीं बचा पाए। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आई एम सॉरी। आप प्लीज अपनी बहू का ध्यान रखें, वो बहुत कमजोर है। जी डॉक्टर। कुछ समय बाद ममता अपनी बहू प्रीति को लेकर घर आती है और सभी को उसके मिसकैरेज के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही सब बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी पूनम अपनी सास को मिसकैरेज से पहले की सारी बात बताती है, जिसे सुनने के बाद ममता कहती है, कविता बहू, अब तो तू खुश हो गई होगी ना? मजा आया काम चोरी करके? आज तुम दोनों की काम चोरी के चक्कर में घर में कितना बड़ा हादसा हो गया। राधिका उस दिन पूनम को अकेले हॉस्पिटल छोड़कर गई थी, आज तुम्हारी काम चोरी की वजह से ये सब हो गया। अभी भी तुम्हें समझाने की जरूरत है क्या? अपनी सास की सारी बातें सुनने के बाद दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास के साथ और सभी से भी अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से कभी किसी भी चीज में कामचोरी ना करने का वादा करती है। निमकी देवी एक बहुत ही रंगीली मिजाज की औरत थी। 50 साल की उम्र में भी वो खुद को एक 20 साल की लड़की की तरह समझती थी। वैसे तो वो विधवा थी, लेकिन रहती बिल्कुल बन-ठन कर थी। उसके परिवार में उसका बेटा ओम और उसकी पत्नी शांति रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन निमकी देवी फेसबुक के जरिए एक अमर नाम के आदमी के संपर्क में आती है। निमकी और अमर आए दिन एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन निमकी अमर से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होकर जा रही होती है कि तभी उसकी बहू उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी, आप इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हैं? अरे तेरे से मतलब है क्या?
और हाँ, ये काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत काटा कर, समझी? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इस बुढ़ापे में इतनी टोर मारकर भला कौन जाता है? अरे तू तो जलती है मेरी सुंदरता से। और हाँ, बुढ़ी होगी तेरी माँ। ओ बस रहने दीजिए, मेरी माँ को खुद से कंपेयर करना आपके बस की बात नहीं है। अरे हट पीछे और मुझे जाने दे। तेरे से बात करके मैं अपना कीमती समय खराब नहीं करना चाहती। तो जाइए ना, रुके किसके लिए हैं? निमकी वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में अमर से मिलती है। अमर भी उसी की उम्र का होता है और उससे कहता है, तो निमकी जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बहू और मेरा बेटा, बस हम लोग रहते हैं। और आपके घर में कौन है? जी मैं अकेला रहता हूँ। मेरी एक बेटी थी, उसकी मैंने शादी कर दी। वो अपने पति के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। अच्छा जी। तो आपको मैं कैसा लगा? जी मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। वैसे आपको मैं कैसी लगी? अरे आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। निमकी और अमर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन निमकी छुपकर अमर से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और बोलती है, वाह जी वाह, क्या बात है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस उम्र में मेरी सास का अफेयर चल रहा है। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। अरे क्या बकवास करे जा रही है तू? अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ माँ जी। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे तू शर्म कर बेशरम, मैं तेरी सास हूँ। मेरी सास बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरी जबान खींच लूंगी। आज तो आने दीजिए इनको, आपका सारा काला चिट्ठा खोल के रख दूंगी। आखिर वो भी तो जाने कि उनकी माँ इस उम्र में क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे नास पीटी, अपनी औकात से ज्यादा बोल रही है तू। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, वाह। दोनों सास बहू में बहुत देर तक बहस चलती रहती है और शाम को जब ओम ऑफिस से घर आता है तो शांति ओम को उसकी माँ की सारी सच्चाई बता देती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे गुस्से में बोलता है, माँ ये सब क्या है? अरे समाज में हमारा मजाक बनाओगी क्या? अरे क्या मतलब है तेरा? माँ इस उम्र में आप इश्क फरमा रही हो? अरे कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का। मैं अमर जी से प्यार करती हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया जो शर्म करूँ। मैं आपको और उनको एक नहीं होने दूंगा। दोनों माँ बेटे में बहस होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निमकी चुपके से घर में किसी को भी बिना बताए अमर से मिलने जाती है। तभी उसकी बहू की नजर उसकी सास पर पड़ जाती है और वो अपनी सास का पीछा करना शुरू करती है। थोड़ी ही देर के बाद निमकी एक पार्क में अमर के पास पहुंच जाती है, जहां अमर उसको एक बहुत ही सुंदर सा हार गिफ्ट करता है और अपने हाथों से उसको हार पहनाता है। और ऐसे में वो उससे बोलता है, निमकी जी, आप पर यह हार बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे स्पेशल बात तो ये है कि ये हार मेरी बेटी ने खास आपके लिए भिजवाया है। वो कल इंडिया आ रही है आपसे मिलने। आपको कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस रिश्ते से? जी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश है कि कब हम दोनों एक होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम और अपनी बेटी के नाम कर दूं। अरे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए मुझे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ निमकी जी। जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शांति चुपचाप खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से वापस घर आकर ओम को निमकी की सारी बातें बता देती है और दोनों पति पत्नी निमकी का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब वो घर आती है तो शांति उससे बोलती है, आ गई अपनी प्रेम कथा को पूरा करके या कुछ और भी बाकी रह गया? अरे तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ। माँ आप उसको तमीज ना ही सिखाओ तो बढ़िया होगा। वाह बेटा वाह, आज तेरे लिए तेरी बीवी ऊपर हो गई और माँ कुछ नहीं है तेरे लिए। ये सारी बकवासबाजी बंद करो माँ और चुपचाप ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और फिर आपका जो जी में आए वो करो। अच्छा जी, तो ये बात है। अगर प्यार से मांगता ना बेटा तो मैं तुझे अपनी जान दे देती, लेकिन अब तुझे मैं प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं दूंगी।
जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे आपका वो घटिया आशिक वो करेगा ना अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम। कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो हमें दो, निकलो यहाँ से। ये घर मेरा है और शादी करने के बाद अमर जी यहीं रहेंगे मेरे साथ, और जिसको दिक्कत हो वो यहाँ से जा सकता है। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम लोग? इस प्रॉपर्टी पर हमारा बराबर का हक है। अरे हक भी तभी मिलते हैं जब कर्म किए हुए वैसे। ऐसे ही उनमें बहस चलती रहती है और एक दिन निमकी अमर से शादी कर लेती है। साथ ही उसे और उसकी शादीशुदा बेटी रिया को अपने साथ घर ले आती है। ये सब देखकर ओम और शांति गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और ओम बोलता है, आखिर कर ही लिया आपने अपने मन की। अरे इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता आपको। ओ हेलो, अरे ये इनकी लाइफ है, ये कैसे भी जी सकते हैं और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने इनको अपनी मम्मी मान लिया तो बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम भी इन्हें अपना पापा मान लो। अरे ये कभी नहीं हो सकता, मैं इन्हें अपना पापा नहीं मानूंगा। अभी भी मौका है, जिसको दिक्कत हो रही है वो यहाँ से जा सकता है। बहुत सही किया माँ आपने, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। इसी तरह लड़ते झगड़ते समय बीतता जाता है और एक रात ओम अपनी माँ के कमरे में जाता है और तकिया लेकर निमकी का मुंह दबा देता है। तो वहीं निमकी भी अपने हाथ पैर मारकर किसी न किसी तरह अमर को जगा देती है। अमर गुस्से से ओम को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? दोनों ही आपस में मारपीट शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर निमकी गुस्से से ओम को थप्पड़ मारती है और घर से निकालने लगती है। तभी ओम उससे कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, तू कभी नहीं सुधरेगा, इसीलिए तू अब यहाँ नहीं रह सकता। निमकी जी, एक मौका दे दीजिए इसको। थैंक यू पापा। निमकी उसे माफ करके एक और मौका दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शांति और ओम मिलकर फिर से निमकी को मारने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक बार निमकी कमरे में जब अकेली होती है तभी ओम उसकी कमरे में आता है और एक चाकू से निमकी पर वार कर देता है। तभी वहाँ पर अमर आता है और पुलिस को फोन करके उनकी सारी सच्चाई को बता देता है। साथ ही पुलिस ओम और शांति दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है और इस तरह ओम को लालच के चलते ना ही घर मिलता है और ना ही परिवार। सारी जिंदगी उसे जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ती है। तो वहीं निमकी अपने पति अमर और बेटी रिया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सास के अफेयर की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।